we are going to discuss radius ratio of ionic solids. All of you know that ionic solids are made up of cations and anions. These cations and anions are held together by electrostatic force of attraction. ionic solids बनते किससे हैं? cations and anions. cations और anions के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ionic solids में cations और anions का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है ताकि दो cations में पता है तो जरा कौन सा फोर्स रहेगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन. रिपल्शन, यस, आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा. लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ दो कैटायंस में जो फोर्स रहेगा रिपल्शन, दो एनायंस में फोर्स रहेगा रिपल्शन. लेकिन कैटायंस और एनायंस में जो फोर्स रहेगा अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा. तो देखिए आयनिक सॉलिड्स में कैटायंस और एनायंस इस प्रकार से अरेंज होते हैं ताकि दो कैटायंस और दो एनायंस में रिपल्शन मिनिमम रहेगा, कैटायंस और एनायंस में अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा. दो कैटायंस या दो एनायंस इनके बीच में रिपल्शन कैसे होना चाहिए? मिनिमम. कैटायंस और एनायंस के बीच में अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम. अब रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली जो आयनिक सॉलिड बनेगा उसका स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा. रिपल्शन मिनिमम, अट्रैक्शन मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेबल रहेगा. और ऐसे स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए हम रेडियस रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं. तो व्हाट इज रेडियस रेशियो? सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए. रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है? तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन. द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज रेडियस रेशियो. अब ऐसे स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए, आयनिक सॉलिड के स्टेबल अरेंजमेंट के लिए हम रेडियस रेशियो की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं. एक अपर लिमिटिंग वैल्यू, दूसरा लोअर लिमिटिंग वैल्यू. एंड फ्रॉम these upper and lower limiting values we can get the informations about the coordination number of these ions. पहला इंफॉर्मेशन कौन सा मिलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस. दूसरा इंफॉर्मेशन यहां लिखता हूं मैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियस रेशियो इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस. दूसरा सेकंड इंफॉर्मेशन कौन सा मिलेगा? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एनायंस अराउंड कैटायंस. कैटायंस के सराउंडिंग में एनायंस कैसे अरेंज होते हैं ये भी हम यहां से पता चलेगा. और थर्ड क्या रहेगा? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस रेशियो? इट टेल्स अस अबाउट द coordination number of ions. Each ion is surrounded by how many other ions can be obtained from radius ratio. Second, arrangement of anions around the cations. कैटायंस के सराउंडिंग में एनायंस का अरेंजमेंट किस प्रकार से है ये भी बताएगा. एंड लास्टली स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड भी ये एक्सप्लेन करेगा. तो आइए देखते हैं कि रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना होता है. यहां हम दो प्रकार के वैल्यूज देखेंगे. पहला रहेगा लोअर लिमिटिंग वैल्यू, दूसरा रहेगा अपर लिमिटिंग वैल्यू. दिस इज 0.155 to 0.225 रेशियो. इसको लोअर लिमिटिंग वैल्यू कहना. दिस इज द अपर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो. 0.155 to 0.225 पहला रेंज इस प्रकार से रहेगा. अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना रहेगा? 3. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 3. द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर. स्ट्रक्चरल एलिमेंट कैसे रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर.
देन एग्जांपल, रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल भी आपको याद रखना है, B2O3. So what is the first radius ratio? 0.155 to 0.225. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 3 रहेगा. अरेंजमेंट कौन सा रहेगा? ट्रायगोनल प्लेनर एंड एग्जांपल इज B2O3. अब देखिए जरा, यहाँ हमने 0.155 से स्टार्ट किया है, हमने 0 से क्यों स्टार्ट नहीं किया? ऐसा कोई आइसोलेट नहीं है क्या जिसमें 0 to 0.155 रेडियस रेशियो रह सकता है? तो देखिए जरा रीजन एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे. अगर हम रेडियस रेशियो यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, इफ रेडियस रेशियो इज लेस देन 0.155, if radius ratio is less than 0.155, it means radius of atom will be very small. Radius ratio का definition R positive upon R negative formula. Radius ratio less than 0.155, इसका मतलब क्या होगा? तो इस atom का radius very very small, right? जिसके कारण क्या होगा? तो जब ये cation which is smaller in size gets surrounded by anion, इस प्रकार से आयन से जब सराउंड होगा तो इन आयन्स में रिपल्शन ज्यादा रहेगा as compared to attraction between these ions. Due to smaller size of cation, what will happen here? कि इन आयन्स में रिपल्शन ज्यादा रहेगा as compared to attraction between cation and anion, जिसके कारण स्ट्रक्चर कैसे होगा? Unstable. And therefore we are not considering the radius ratio below 0.155. So remember well, 0.155 से अगर radius ratio नीचे जाता है तो structure will become unstable, और 0.155 से structure stable होते जाएगा और coordination number भी धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा. coordination number क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे radius ratio बढ़ेगा वैसे इस cation का size भी धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा. देखिए रेडियस रेशियो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ती जाएगा, और कैटायन का साइज जैसे बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर विल आल्सो इंक्रीज. देखते हैं कैसे बढ़ेगा. सेकंड रेडियस रेशियो 0.225 to 0.414. कोऑर्डिनेशन नंबर 4. देखिए रेडियस रेशियो बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज किया. अब यहाँ अरेंजमेंट कैसे रहेगा? टेट्राहेड्रल. एग्जांपल कौन सा रहेगा? ZnS. नेक्स्ट इज 0.414 to 0.732. यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6. अरेंजमेंट ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल, राइट. और एग्जांपल कौन सा रहेगा? ऑलरेडी यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स. हमने इसके पहले भी एक्सप्लेन किए हैं आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर. वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहने वाला स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया था. अगर आपको एग्जांपल याद होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो देखिए एग्जांपल कौन सा रहेगा? NaCl. The next 0.732 to 1 इस रेंज में रहेगा. Now here coordination number 8. Then यहाँ अरेंजमेंट कौन सा रहेगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. एंड एग्जांपल कौन सा रहेगा? CsCl, cesium chloride. Then ionic radius ratio is greater than 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12. अरेंजमेंट कौन सा रहेगा? FCC और CCP. And examples metals like Cu, Fe, Ni, Mg, etc. In this way, देखिए जरा इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि जैसे रेडियस रेशियो बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर also increased here. सिस्टम की स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी. So in this way, radius ratio. तो आपको क्या करना है? ये पूरा टेबल मगअप करना है, पूरा टेबल अच्छे से याद रखना है. कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दिस टेबल, पूरा याद करना पड़ेगा, और ये एग्जांपल भी अच्छे से याद करने पड़ेंगे. ठीक.
Now, Bragg's equation. All of you know that in crystalline solids, constituent particles are regularly arranged. इन constituent particles के बीच में भी जो distance रहेगा, spacing रहेगी, वो भी fixed रहती है. अब ये जो spacing रहेगा between the different constituent particles या different phases में जो angles रहेंगे, ये हमें कैसे पता चला है? All these were determined experimentally. Experimentally determine करते समय ब्रैग के द्वारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें एक्स-रेज का यूज किया गया. एक्स-रेज क्या है? These are nothing but the electromagnetic radiations. एक्स-रेज का यूज किया गया और एक्स-रेज को किसके साथ स्ट्राइक किया गया? With the various planes of crystal lattice. crystal lattice पे इनको स्ट्राइक किया गया. This experiment was performed by W.H. Bragg and W.L. Bragg. दोनों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और बाद में इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इक्वेशन डिराइव किया. दैट इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन. अब ये इक्वेशन क्या है? देखिए चलो हम डेरिवेशन देखते हैं इस इक्वेशन का. इस फिगर में आपको दिख रहा क्रिस्टल लैटिस. इस क्रिस्टल लैटिस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं इन सीरीज ऑफ एटॉमिक प्लेन्स. All these are atomic planes which are separated by equal distance d. देखिए इन दो प्लेन्स में डिस्टेंस d, यहाँ पे भी डिस्टेंस d. And these are the constituent particles. ये सभी क्या रहेंगे? Constituent particles, either atoms or molecules or ions, जो भी रहेंगे. बाद में ये जो आपको दिख रहे हैं, these are the incident rays of incident X-rays. ये जो आपको दिख रहे हैं, these are the incident X-rays. यहाँ से हम X-rays को इंसिडेंट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे to this crystal lattice. बाद में पहला रे ए बी इस पार्टिकल बी पे स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा. BC is the reflected X-ray. Then DE इंसिडेंट X-ray पार्टिकल E पे स्ट्राइक होने के बाद EF रिफ्लेक्टेड रे हमें मिल रहा है. बाद में यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रखा गया और उस फोटोग्राफिक प्लेट पे इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस और पैटर्न स्टडी किया गया. इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी किया गया. वेदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ स्टडी किया गया. तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है हम किस प्रकार से डिराइव करेंगे. तो अब क्या करना है हमें, ये जो पहला रे है ए बी सी और दूसरा रे डी ई एफ, इन दो रेस में कितना पाथ डिफरेंस है वो हमें निकालना है. इस फिगर को देखने के बाद आपको क्लियरली पाथ डिफरेंस दिखाई देता है इन दो रेस में. पाथ डिफरेंस कौन सा रहेगा? देखिए कितना पाथ डिफरेंस रहेगा. दोनों रेस में पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? GE प्लस HE. इसे हम यहां पर लिखते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या रहेगा? GE प्लस HE. अब इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं. पॉइंट B से BH परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन रे EF और पॉइंट B से ही BG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन रे DE. उसके बाद यहाँ आपको एंगल दिख रहे हैं थीटा. ये कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल. ये कौन सा एंगल? रिफ्लेक्टिंग एंगल. अब हमें क्या करना है देखिए जरा, यहाँ एंगल कितना रहेगा वो डिटरमाइन करना है. कैसे? तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज थीटा. देन ये जो एंगल है वो कितना रहेगा? 90 डिग्री. तो ये जो एंगल बचेगा वो कितना रहेगा? 90
माइनस थीटा रहेगा। उसके बाद ये दूसरा जो आपको दिख रहा है इतना एंगल देखिए, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, उसमें से इतना एंगल चला गया, ये एंगल चला गया 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना रहेगा थीटा। तो इस प्रकार से ये एंगल थीटा रहेगा और यहाँ पे भी एंगल सेम ही रहेगा थीटा। इसको आप नॉर्मल करोगे, ये जो आपको दिख रही डॉटेड लाइन दिस इज ए नॉर्मल। उसके बाद हमें कंसीडर करना है राइट एंगल इन ट्रायंगल GBA। GBA, अब GBA में 90 डिग्री एंगल कौन सा रहेगा, ये एंगल रहेगा, तो BE कहलाएगा हाइपोटेनस। BE क्या रहेगा हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में sin थीटा कितना रहेगा, अब sin थीटा मैथमेटिक्स आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है GE अपॉन हाइपोटेनस। GE अपॉन हाइपोटेनस कौन सा रहेगा BE। Hence sin थीटा इक्वल्स टू GA का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है, और BE का वैल्यू कितना दिख रहा है देखिए, BE का वैल्यू रहेगा D। Hence GE इक्वल्स टू क्या मिलेगा D sin थीटा। इस प्रकार देखिए पहला GE का वैल्यू हमें मिल गया D sin थीटा। अब दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल HBE। सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे HBE, यहां पे भी हम sin थीटा निकालेंगे। बताइए तो जरा sin थीटा का वैल्यू क्या रहेगा HE अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है BE। फिर से sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा HE पता नहीं, BE कितना है BE D, and therefore HE equals to क्या मिलेगा D sin थीटा। इससे हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा। पाथ डिफरेंस कितना मिलता है देखिए जरा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू JE प्लस BE। JE का वैल्यू कितना है D sin थीटा, HE का वैल्यू कितना है D sin थीटा, तो हमें कितना मिलेगा 2D sin थीटा। तो देखिए इस प्रकार से हमने पाथ डिफरेंस डिटरमाइन कर लिया, इतना इसका वैल्यू कितना मिला 2D sin थीटा। ठीक है, बाद में ब्रैग ने बताया कि पाथ डिफरेंस should be integral multiple of wavelength of X-rays। ब्रैग ने क्या बताया कि path difference should be integral multiple of wavelength of X-rays so that जो भी यहाँ इंटरफेरेंस निर्माण होगा वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा और लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। What is the condition here which is proposed by Bragg and Bragg? Path difference should be integral multiple of wavelength of X-rays, ताकि यहाँ जो भी इंटरफेरेंस निर्माण होगा that will be the constructive interference, जहाँ लाइट की रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी, एंड दिस इज नोन एज ब्रैग्स लॉ। इसे भी हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ। अब हमारे पास देखिए पार्ट डिफरेंस यहाँ मिल गया 2D sin थीटा और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मिल गया n लैम्डा। इन दोनों से हमें फॉर्मूला मिलेगा n लैम्डा इक्वल्स टू 2D sin थीटा। दिस इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन। इसे भी ब्रैग इक्वेशन कहते हैं, जहां n का वैल्यू रहेगा 1 2 3 एटसेट्रा। तो इन दिस वे आपको ये ब्रैग इक्वेशन डिराइव करना है, अच्छे से याद रखना है। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जस्ट फॉर दिस फार्मूला n लैम्डा इक्वल्स टू 2D sin थीटा। So this was about the Bragg's equation.